नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, नाश्ता तैयार करने में और कितना समय लगेगा? आप जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती क्या? मैं आज भी आपकी वजह से लेट हो जाऊंगा। अरविंद अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए बोलता है। तभी सुमित्रा देवी नाश्ते की प्लेट लेकर आती है और टेबल पर रख कर जाने लगती है। तभी उनका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी अरविंद बोलता है, क्या माँ, कितनी बार कहूँ मेरी कोई भी चीज़ को हाथ ना लगाया करो, लेकिन आप हो कि सुनती ही नहीं। अरविंद अपनी 65 वर्षीय माँ पर चिल्लाते हुए कहता है। अरविंद की बात सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, बेटा अब चुप रहो माँ, आपको पता भी है ये गुलदस्ता कितना महंगा था और आपने तोड़ दिया, देखकर नहीं चल सकती थी। अपनी माँ की बाहों को जोर से दबाते हुए अरविंद कहता है, माफ़ कर दे बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बोलते हुए माँ वहाँ से चली जाती है। अरविंद, मैं तो अब भी बोलती हूँ माँ जी को कोई वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अरविंद की पत्नी सोनाली चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरी सोनाली, तुम भी कितनी भोली हो। तुम कुछ दिनों में माँ बनने वाली हो और देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना, इसलिए मैंने अपनी माँ को अब तक यहाँ रखा हुआ है। सोनाली को मनाते हुए अरविंद कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये बुढ़िया संभालेगी मेरे बच्चे को? सोनाली ने अरविंद से कहा, हाँ बाबा, कम से कम एक दाई का तो खर्चा बच जाएगा। हाँ, तुम्हें तो पैसों की ही पड़ी रहती है। तुम्हें पता भी है मैं इनके साथ पूरा दिन कैसे काटती हूँ। पूरे दिन इस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता है। मगरमच्छ के आंसू लिए सोनाली कहती है, अरे मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो ना, घर का सारा काम भी तो माँ ही करती है ना। सोनाली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए अरविंद बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? सारा काम तुम्हारी माँ अकेले ही करती है और मैं कुछ करती ही नहीं। सोनाली अपना हाथ अरविंद के हाथों से छुड़ाते हुए बोलती है, अरे नहीं, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। हाँ, बस करो और दफ्तर जाओ तुम। वैसे भी घर में काम करने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा हैं। सोनाली अपनी सास की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना भी और मेरे बच्चे का भी। रोहित बोलते हुए सोनाली के माथे को चूमता है और गले लगाकर बाय बोलता है और थोड़ी दूर पर खड़ी अपनी माँ से बोलता है, माँ, सोनाली का ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर दफ्तर के लिए निकल जाता है। आज इस माँ की आंखों से आंसू की नदियाँ बह रही थी, लेकिन बेचारी करे भी क्या। ये तो रोज रोज का नाटक था। हर दिन उस माँ के साथ ऐसा ही होता था। हर एक पल वो घुट घुट कर जी रही थी। वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी माँ अपने अतीत में कहीं खो जाती है। अरे ओ बुढ़िया, अब यहीं खड़ी रहेगी क्या? पूरे घर का काम पड़ा है, काम नहीं करेगी क्या? सोनाली अपनी सास पर चिल्लाते हुए कहती है। अरविंद के दफ्तर जाते ही सोनाली का रवैया ही बदल जाता था। अरविंद के सामने तो वो माँ से ठीक ठाक से पेश आती थी, लेकिन अरविंद के जाते ही उस बेचारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती मानो जैसे कई जन्मों का बैर हो। सोनाली का उस माँ से, जिसका बदला वो ले रही हो। हाँ बेटा, अभी आई, बोल क्या काम है? माँ एक छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए आती है। वैसे तो उस माँ की उतनी अधिक भी उम्र नहीं थी जिससे वो छड़ी लेकर चल सके, लेकिन सोनाली और अरविंद की मेहरबानी से बेचारी माँ का ये हाल था। वो ठीक से चल तक नहीं पाती थी और न ही उनसे ठीक से काम हो पाता था, लेकिन फिर भी वो अकेले ही घर का सारा काम करती रहती थी और सोनाली आराम फरमाती थी। माँ घर का सारा काम
इसलिए करती कि जिससे उनके घर की महारानी मतलब सोनाली खुश रहे। लेकिन वो कहाँ खुश रहने वाली। उसका बस चले तो बेचारी माँ का खून तक चूस डाले। रात का सारा बर्तन पड़ा हुआ है, कब साफ करोगी उसे? सोनाली माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। पर बेटा, मैं तो रात में ही बर्तन साफ कर दी थी। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ को आंख दिखाते हुए सोनाली कहती है। पहले तो कुछ देर माँ सोनाली को एकटक से देखती है और याद करने की कोशिश करती है कि वो बर्तन साफ की थी या नहीं। तभी उनको याद आ जाता है, नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ फिर से। सोनाली, तुम छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा मत हुआ करो। तुम माँ बनने वाली हो और इससे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। इतना सुनते ही सोनाली आग बबूला हो जाती है। आप होती कौन हो मेरे बच्चे की फिक्र करने वाली? एक बात हमेशा याद रखना, आप इस घर की बाई हो, बाई बस। और एक बाई का काम होता है सिर्फ घर के कामों से मतलब रखना, समझी आप? माँ की बाहों को झकझोर कर धक्का देते हुए सोनाली कहती है। धक्का देने के कारण माँ गिर जाती है और उनकी बूढ़ी हड्डियों में काफ़ी जोर से चोट भी लगती है। लेकिन हालात कहे या फिर किस्मत से मजबूर माँ आंख बंद करके गहरी सांस लेती है और साहस कर उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। माँ रसोई में खाना बनाकर पूरे घर का काम अकेले ही निपटा लेती है। तभी आवाज़ आती है, बुढ़िया, आज खाने को कुछ देगी या भूखा ही रखेगी? सोनाली पुनः चीखते हुए कहती है, हाँ हाँ बेटा, अभी लाई। किचन से खाना लाते हुए बोलती है। लड़खड़ाती हुई माँ किसी तरह से खाना लेकर अपनी बहू सोनाली को देती है। सोनाली खाने को बिना चखे देखकर ही बोलती है, ए बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई प्रेग्नेंट औरत को ऐसा सड़ा हुआ खाना देता है क्या? प्लेट में से रोटी माँ के मुंह पर फेंकते हुए सोनाली कहती है, पर बहू, बड़े बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती महिला को सदा पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। माँ अपनी बहू को समझाते हुए कहती है। लेकिन सोनाली कहाँ समझने वाली। उसे तो हर दिन कोई ना कोई नया नाटक चाहिए ही था। हर दिन वो कोई ना कोई नया नाटक करती और उसी बहाने उस बेचारी माँ के साथ मारपीट किया करती थी। और तो और कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती। वो जिंदा होकर भी पल पल मर रही थी। नरक से बदतर जिंदगी बन गई थी। बस बस, बंद कर अपना भाषण और सुन, मेरी कुछ सहेलियां आ रही है और प्लीज़ उनके सामने कोई नया नाटक मत करना। माँ की बात पूरी होने से पहले ही सोनाली बोल पड़ती है। बेचारी माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर सोनाली की सहेलियों के लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। तभी सोनाली वहाँ आती है और बोलती है, सुन बुढ़िया, नाश्ते में समोसे, हरी मिर्ची की चटनी और कुछ चिप्स तैयार कर देना। और हाँ सुन, वो लोग दोपहर का खाना यहीं खाएंगे, तो दोपहर के खाने में चिकन और चावल बना देना। सोनाली किचन में आते हुए अपनी फरमाइश सुनाती है। पर बेटा, परवर क्या, मुझे आज कोई बहाना नहीं चाहिए। आधे घंटे के अंदर नाश्ता तैयार होना चाहिए। वो लोग कभी भी पहुंचने वाले होंगे। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है। अब मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाकर दरवाज़ा खोलो ना। सोनाली चिल्लाते हुए बोलती है। हाँ, जाती हूँ, बोलते हुए माँ दरवाज़ा खोलने चली जाती है। अरे काकी, कैसी हो? दरवाज़ा खोलते ही उनमें से एक सोनाली की दोस्त आरती माँ के गले लगते हुए पूछती है, मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? बिल्कुल मस्त काकी, आज बहुत दिनों बाद आपके हाथ का बना खाना खाने का सौभाग्य मिला है हमें। माँ एकटक आरती को देखने लगती है और उनका दिल करता है कि कस के वो फिर से आरती को गले लगा ले और अपनी सारी बातें, सारे दुख आरती को बताए। लेकिन सोनाली के डर से वो पीछे हट जाती है और किसी भी बात का बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है।
क्या यार, तू भी ना नौकरों के गले लग जाती है। उसके कपड़े देखे हैं तुमने, कितने गंदे हैं। मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है, और उसके शरीर से इतनी गंदी गंध आ रही थी। छी। सोनाली की दूसरी दोस्त नैना नाक को इस भांति ढकते हुए बोलती है, मानो जैसे कोई असहनीय दुर्गंध आ रही हो। कोई बात नहीं नैना, इस बात का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर, अभी नहीं। आरती मन ही मन बोलती है, अरे वाह, तुम लोग आ गई। और वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। सोनाली किचन से बाहर आते हुए कहती है। आहिस्ता सोनाली, थोड़ा धीरे चल, तेरे बच्चे पर असर पड़ सकता है। आरती सोनाली से कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या मेहमान आए हैं? चाय पानी लाओ जाकर। सोनाली चिल्लाते हुए माँ से कहती है, यार आजकल के ये नौकर चाकर भी ना जरा सा प्यार दे दो कि सिर पर चढ़ जाते हैं। नैना सोनाली को भड़कते हुए कहती है। माँ लड़खड़ाते हुए पानी लेकर आती है और उनका पैर एक टेबल से टकरा जाता है और उनके हाथ से पानी की ट्रे नीचे गिर जाती है और सारे गिलास टूट जाते हैं। आरती माँ को गिरने से किसी तरह संभाल लेती है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा था? सोनाली फिर से माँ पर चिल्लाते हुए कहती है। क्या यार सोनाली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? काकी को अभी लग जाती और तुम्हें गिलास की पड़ी है। अरे आरती, तुम बहुत भोली हो। इसका तो हर रोज का यही नाटक है। हर रोज घर में कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है और नुकसान करती रहती है, और तुम अब यहीं खड़ी रहोगी क्या? जल्दी से कांच साफ करो और हमारे लिए समोसे लाओ। सोनाली माँ को फटकार लगाते हुए कहती है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। बोलते हुए माँ किचन की तरफ चली जाती है और गर्मा गर्म समोसे लेकर आती है। सभी के लिए प्लेट में समोसा और चटनी परोस देती है। बारी बारी से सभी के हाथ में दे देती है। ऐसे ही एक के बाद एक नए नए व्यंजन की फरमाइश करते जाते हैं। बेचारी माँ सभी की फरमाइश पूरी करती जाती है। पहले नाश्ता, फिर चाय, फिर खाना, फिर जूस, फिर चाय, फिर कुछ, ऐसे ही करते करते देर शाम हो जाती है। अच्छा सुनो, अब ना अरविंद के आने का वक्त हो गया है, तो अब तुम सब जाओ, ठीक है? अब उनका मेल मिलाप खत्म हो जाता है। एक दूसरे को बाय करते हैं और सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर सोनाली के शैतानी खोपड़ी में कोई खतरनाक चाल चल रही होती है। वो घड़ी की तरफ देखती है और जल्दी से दौड़कर किचन की तरफ जाती है। अरे माँ, आज के लिए सॉरी, आज आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, माफ़ करना माँ जी। वैसे आप बहुत थक गई होगी ना, जाओ जाकर आप आराम करो। आंखों में झूठे आंसू लिए सोनाली कहती है, पर बेटा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ये सब पहले ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आराम तो होता ही रहेगा। वैसे भी अरविंद के आने का टाइम हो रहा है, उसका खाना भी तो बनाना है ना। माँ सोनाली की बात को काटकर कहती है, अरे नहीं, आप जाकर आराम करो, अभी उनके आने में टाइम है, आप जाओ आराम करो। माँ का हाथ पकड़ते हुए सोनाली कहती है। माँ को कुछ समझ नहीं आता कि सोनाली आज इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। फिर सोनाली के डर से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन आराम नहीं कर पाती है। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता है कि आखिर आज इतना प्यार उसे कैसे उन पर आया। कुछ ही देर बाद बाहर से रोने की आवाज़ आती है। माँ छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है तो देखती है अरविंद गुस्से से आग बबूला होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अरविंद को गुस्से में देखते ही माँ समझ गई, जरूर सोनाली ने कोई ना कोई चाल चल दी है और आज तो ये गुस्सा मुझ पर ही फूटेगा। ये सोचकर माँ धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती है। माँ, ये आप क्या कर रही थी? आपको पता है ना सोनाली माँ बनने वाली है। फिर भी, अरविंद चिल्लाते हुए
माँ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पर बेटा क्या हुआ, मैंने क्या किया है? डरते हुए माँ बोलती है। अरविंद तेजी से माँ की तरफ बढ़ता है। अरविंद को गुस्से में अपनी तरफ आता देख माँ घबरा जाती है और अपने कदम पीछे मोड़ लेती है कि अचानक उनका पैर किसी सख्त चीज से टकराता है और वो पीछे गिर जाती है। लेकिन ना तो थोड़ी भी दया अरविंद को आती है और ना ही सोनाली को। वैसे भी सोनाली तो पत्थर दिल की थी, उसे कभी किसी पर दया नहीं आती थी। अरविंद तेजी से आगे बढ़ता है और निर्दयी की भांति हाथों को झकझोर कर उठाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, माँ आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपको पता है ना सोनाली प्रेग्नेंट है, फिर भी आप उससे काम करवा रही हो। आपको घर में सिर्फ मेरी पत्नी की देखभाल करने के लिए रखा है, वो भी नहीं कर सकती सही तरीके से। अरे सोनाली का ना सही तो मेरे बच्चे के बारे में सोचो माँ। अरविंद के मुंह में जो आता है अपनी माँ को बोलता रहता है। पर बेटा मैंने किया क्या है जो तू मुझे इतना सुना रहा है? क्या किया है? अरे माँ कुछ तो शर्म कर लो, बूढ़ी हो गई हो, कम से कम इस उम्र में तो झूठ मत बोलो। माँ एकटक अरविंद को देखने लगती है और शायद वो समझ भी जाती है कि ये सब किया कराया सोनाली का है। लेकिन अब माँ करे भी तो क्या करे, क्योंकि अरविंद तो माँ की बात सुनने से रहा। अब क्यों चुप हो गई? आप जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ? तो देख। सोनाली को आगे लाते हुए अरविंद कहता है। सोनाली के हाथ में पट्टी लगी होती है और आंखों में मोटे मोटे बड़े बड़े आंसू, लेकिन असलियत में चेहरे के पीछे छिपी खुशी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। आज आपने मेरा पूरा गिलास का सेट तोड़ा था ना, लो भुगतो अब। मेरा भी नाम सोनाली है सोनाली, और ये सोनाली किसी को छोड़ती नहीं। मैंने भी सोच रखा है जब तक इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम ना भिजवा दूंगी चैन से नहीं बैठने वाली। सोनाली मन ही मन सोचती है, माफ़ करना बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ा दर्द हो रहा था इसलिए मैं आराम करने आ गई। अरे वाह, आप आराम करने आ गई तो क्या सोनाली काम करती? जरा सा दर्द ही हुआ था ना, शरीर से प्राण तो नहीं निकल रहा था। याद रखना माँ, अगर आप दोबारा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए अरविंद सोनाली का हाथ पकड़ता है और कमरे से बाहर आ जाता है। सोनाली अपना बदला ले चुकी थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। बस थोड़े से मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े, झूठ मूठ की पट्टी लगानी पड़ी और नमक मिर्च लगाकर नाटक करना पड़ा। बस उतने में ही अरविंद का दिल पिघल गया। सोनाली के बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ अरविंद अपनी माँ को सुना दिया। सोनाली, मेरी माँ तो जैसी है सो है, पर तुम तो समझदार हो, तुम्हें क्या जरूरत थी काम करने की? मैं आकर कर देता। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे हो जाता कुछ? वैसे भी माँ हमसे बड़ी है, हमारी बुजुर्ग है, तो हमें तो उनकी बात माननी होगी ना। सोनाली बोली। सुनो, अब अगर माँ कोई काम करने को बोले तो तुम मत करना, मैं आकर कर दूंगा, नहीं तो माँ कर लेगी, ठीक है? ठीक है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। पर मैं, क्या हुआ बोलो? सोनाली हाथ आगे करते हुए दिखाती है। मेरे हाथ में तो पट्टी लगी है, नहीं तो मैं ज़रूर आपको अपने हाथों से खिलाती। अरे कोई बात नहीं, माँ है ना, उनसे बोलो खाना लगा देगी। पर माँ तो कुछ नहीं बोलेगी माँ, तुम बोलो जाकर उनसे। ठीक है, जाती हूँ। अरविंद अपने बाथरूम की तरफ निकल जाता है तो वहीं सोनाली माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। सोनाली मन ही मन काफ़ी खुश होती है। वो मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाती है, पागल इंसान को टमाटो सॉस और खून में कोई फ़र्क ही नहीं पता, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। चलो आज का तो ड्रामा पूरा हुआ, अब कल के लिए कुछ नया सोचना होगा। लेकिन मेरे किए कोई भी नाटक का असर तो इस बुढ़िया पर पड़ता ही नहीं, न जाने किस मिट्टी से बनी है।
चलो कोई ना, मैं भी कम नहीं हूँ। इस बूढ़ी को घर से बाहर निकाल कर ही मानूंगी। और बोलती है, ए बुढ़िया, खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। सोनाली माँ के कमरे के दरवाजे पर से बोलती है, बेटा मुझसे उठा नहीं जाएगा। अच्छा, लगता है आज का इतना नाटक काफ़ी नहीं था। रुको अभी अरविंद को बुलाती हूँ। नहीं बेटा जाने दे, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी से आओ आप, नहीं तो आप मुझे जानती है ना। माँ के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चलकर अपने रूम से भी बाहर आए। फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके आती है और जाकर खाना परोसने के लिए चावल का पतीला उठाती है। पतीला काफ़ी हल्का प्रतीत होता है। माँ पतीले को नीचे रखती है और उस पर रखी थाली को जब हटाती है तो पता चलता है पतीला बिल्कुल खाली है। फिर माँ कढ़ाई में देखती है तो उसमें भी सब्जी नहीं होती और ना ही दाल होता है और ना रोटी। ये सब देख माँ काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाती है कि खाना कहाँ गया। और जब माँ बाहर खिड़की से झांका तो पता चलता है सारा खाना नीचे ज़मीन पर फेंका हुआ है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है। फिर अचानक उन्हें याद आता है कि फ्रिज में कुछ हरी सब्जियाँ रखी है, वो बना देती हूँ। जल्दी से जैसे ही माँ फ्रिज खोलती है तो पता चलता है फ्रिज में भी कोई सब्जी नहीं है। माँ सब कुछ समझ जाती है कि ये सब सोनाली का करा धरा है। माँ वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। उनकी आंखों में साफ साफ दर्द दिख रहा था। आज माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि आज सोनाली का नाटक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले गए होते। मेरा दर्द आपको नहीं दिखता क्या? बुला लो मुझे अपने पास, अब और नहीं जीना चाहती। मेरा मन इस दुनिया से अब भर चुका है। माँ अपने पति यानी कि कैलाश जी को याद करते हुए कहती है, क्या यार माँ, आपको खाना लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? नहीं देना खाना तो साफ साफ बोल दो ना, फिर हम एक बार भी खाना नहीं मांगेंगे आपसे। अरविंद बाहर खाने की टेबल पर से ही चिल्लाकर कहता है, जाओ यार सोनाली, देखकर आओ क्या हुआ है। आती हूँ देखकर। सोनाली अपनी कुर्सी से उठती है और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ने लगती है। रसोई में जाकर देखती है तो माँ रो रही होती है। उनके पास जाकर बोलती है, क्यों रे बुढ़िया, अब फिर से रोना धोना लेकर बैठ गई? चल बाहर जाकर बोल दे खाना नहीं बना है और बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ के बालों को खींचते हुए बोलती है, देख बुढ़िया, बाहर जाकर बोल दे घर में खाने को कुछ नहीं है, नहीं तो। माँ को धमकाते हुए सोनाली कहती है, पर बेटा ऐसी हालत में बाहर का खाना नहीं खाते। माँ डरते हुए कहती है, मैंने तुझसे तेरी राय नहीं मांगी। मांगी क्या? बोल मांगी? तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। पर बेटा चुप बुढ़िया, तू अपनी राय अपने पास रख। जितना मैंने कहा है उतना ही जाकर तू बोल अरविंद से। माँ अपनी जगह से छड़ी के सहारे उठती है और लड़खड़ाते हुए अरविंद की तरफ बढ़ती है। बेटा घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। नहीं है मतलब आप खाना नहीं बनाई थी? नहीं बेटा, वो मैं बस माँ, बहुत हुआ आपका। पता है ना सोनाली प्रेग्नेंट है, उसे वक्त पर खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप छोड़ो, कुछ कहना ही बेकार है आपको। बोलते हुए अरविंद सोनाली का हाथ पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। अरविंद और सोनाली किसी होटल में जाते हैं और भरपेट मस्त खाना खाते हैं। सोनाली मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिर खुश भी क्यों ना हो, आज माँ को इतनी डांट जो पड़ी थी, ये सोनाली बहू के रूप में राक्षस ही थी। भगवान ही जाने उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जो माँ अपने बेटे को इतनी मेहनत से पाल पोस कर इतना बड़ा करती है और वही बेटा पत्नी के आने के बाद अपनी माँ की इतनी बेकदरी कर देते हैं। अरे ऐसा क्या पत्नी का प्यार जो माँ को ही भुला दे।
अरविंद सोनाली की पेट पूजा खत्म हुई, मतलब खाना खाकर वो लोग घर के लिए निकलते हैं। अरविंद कहता है, अरे घर पर तो कुछ खाने को है ही नहीं, तो माँ के लिए भी खाना ले चलता हूँ। पागल हो क्या आप? माँ ये खाना खाएगी? हाँ तो क्या हुआ, आपका दिमाग सच में खराब है। माँ की उम्र हो चली है और वो ये तेल मसाला खाएगी तो उनकी तबीयत खराब नहीं होगी क्या? पर यार, जो मन में आए वही करो आप, मुझे उससे क्या? वैसे भी आप मेरी एक भी बात मानते कहाँ। अच्छा मेरी माँ, माफ़ करो मुझे, नहीं ले रहा कुछ, चलो अब। ठीक है चलिए। अरविंद घर की बेल बजाता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। 3-4 बार कोशिश करने पर भी जब माँ दरवाज़ा नहीं खोलती तो अरविंद अपनी जेब से चाबी निकालता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस बात को अरविंद नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अभी तक अरविंद और बहू घर नहीं आए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उन्हें। हे माँ, रक्षा करना उनकी। अचानक नींद से जागते ही माँ धीरे से बुदबुदाती है और अपने कमरे से बाहर निकलती तो देखती है घर का दरवाज़ा खुला है। घर का दरवाज़ा खुला देख माँ बहुत डर जाती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई चोर आया है। फिर आगे बढ़ती है तो अरविंद और सोनाली को कमरे में देखती है। अरविंद और बहू सोनाली घर आ चुके हैं। बेचारी माँ के दिल को तसल्ली मिलती है कि उनके बहू बेटे सुरक्षित घर में हैं। लेकिन एक बात का दुख होता है कि उनका बेटा घर आने के बाद भी उनसे मिलने नहीं आया। माँ की आंखें भर आती है, लेकिन माँ अपने आंसुओं को आंखों में ही छुपा लेती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है और एक पतली सी चादर ओढ़ लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन ये कमबख्त नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद सोनाली अंगड़ाई लेते हुए अपने रूम से बाहर आती है। अरे ये क्या, आज ये बुढ़िया कहीं दिख नहीं रही। सोनाली उबासी लेते हुए कहती है, शायद किचन में होगी, चलकर देखती हूँ। पर ये बुढ़िया तो पहले पूजा करती थी, अगरबत्ती की तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही। उसके रूम में ही जाकर देखती हूँ। धीरे से बुदबुदाते हुए सोनाली माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। सोनाली धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर झांकती है। अरे वाह, ये बुढ़िया तो अभी तक सो रही है। चल बेटा सोनाली, दिखा अपना जलवा। बुदबुदाते हुए बाथरूम की तरफ जाती है और धोने वाले कपड़ों का ढेर लेकर धोने के लिए बैठ जाती है। और जैसे ही अरविंद उधर आता है तो सोनाली गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। सोनाली को बाथरूम में जमीन पर पड़ा देख चौंक जाता है। अरे सोनाली, तुम सुबह सुबह कपड़े धो रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई काम ना करो। अरे काम करने के लिए माँ है ना। क्या करूँ, काम ही उतना है। काम उतना है मतलब माँ कहाँ है? देखिए अरविंद, आप माँ से प्लीज कुछ मत कहना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। प्लीज अरविंद, माँ है कहाँ ये बताओ तुम। माँ अपने कमरे में सो रही है। क्या, इतनी देर तक? तो क्या हुआ अरविंद, बूढ़ी है, थक गई होगी ना, सोने दो। वैसे भी मैं तो इस घर की नौकरानी ही हूँ, कर दूंगी सारे काम। अरे नहीं सोनाली, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी जान हो और तुम एक भी काम नहीं करोगी बस। पर वर कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। जी, जैसा आप ठीक समझे। अरविंद अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को सोता देख गुस्से में बोलता है, अभी तक सो रहे हो आप? अरविंद की आवाज़ सुन माँ चौंक जाती है और हड़बड़ाकर उठती है। बेटा, वो रात को देर से सोई थी ना, तो आँख नहीं खुली। देर से क्यों माँ, हम लोग आए थे तब तो आप सो रही थी। बेटा, भूखे पेट नींद नहीं आती। भूखे पेट मतलब? कुछ नहीं बेटा। अरे आपको पता भी है, सोनाली कपड़े धोते समय बाथरूम में फिसल गई। मैं जाकर उसको देखता हूँ
और हाँ, नाश्ता बनाने के बाद सारे कपड़े भी आप ही धो देना। सोनाली कुछ काम नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आकर नाश्ता बना देती हूँ और उसके बाद कपड़े भी धो दूंगी। जी माँ, बोलते हुए अरविंद कमरे से बाहर चला जाता है। बेचारी माँ जल्दी से हाथ मुंह धोती है और नाश्ता बना देती है। फिर माँ को याद आता है कि घर में तो खाना बनाने के लिए कुछ तो है ही नहीं। फिर भी माँ किचन के फ्रिज को खोलती है तो पिछले दिन वाली हरी सब्जी, फल, दूध, सारी चीज़ें वैसी की वैसी भरी मिली है। फिर माँ आटे का डिब्बा खोलती है तो वो भी पूरा का पूरा भरा मिलता है। चावल भी वैसे ही डिब्बे में भरी हुई थी। माँ आश्चर्य में पड़ जाती है कि सारी चीज़ें रातों रात कैसे आ गया, क्योंकि कल रात सारे डिब्बे खाली थे। फिर ऐसा क्या जादू हुआ जो सारे डिब्बे भर गए। माँ के समझ में आ जाता है कि ये सब सोनाली की ही करतूत है और अपने कामों में लग जाती है। अरविंद ऑफिस के लिए निकल जाता है। सोनाली का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो रोज रोज कोई ना कोई चाल चलती रहती थी, लेकिन माँ सब कुछ सहन कर रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पर माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन सोनाली के नखरे और उसका ड्रामा और भी बढ़ता गया। अब समय आ गया था बच्चे के आने की। सोनाली का 9वां महीना चल रहा था। बेटा, अभी समय बहुत संभल कर रहने का है। एक दिन सोनाली जल्दी जल्दी सीढ़ी उतर रही थी। तभी माँ बोली, बेटा संभल कर, वरना बच्चे को नुकसान होगा। इतना सुनकर सोनाली तिलमिला उठी और बोली, अरे ये बुढ़िया, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए बुरा तो मत बोल। पर बेटा मैं तो जल्दी से घर का काम निपटा और मेरे लिए चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आ। इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ उसके लिए चाय बनाने रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद सोनाली फिर से चिल्लाती है, कितना समय और लगेगा बुढ़िया। अपनी बहू की आवाज़ सुनकर माँ जल्दी जल्दी सोनाली के कमरे की तरफ बढ़ती है तो सोनाली दर्द से चिल्ला रही थी। माँ तेजी से सोनाली की तरफ बढ़ती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और सोनाली के बालों को सहलाने लगती है। ना बच्चा ना, सब ठीक हो जाएगा, तू कुछ खा ले। माँ का दिल तो माँ जैसा ही होता है। बच्चे चाहे लाख गलती कर ले, पर माँ कभी नाराज़ नहीं होती। खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। सोनाली माँ के गले से लगकर बहुत रोती है। आज पहली बार सोनाली माँ के गले लगी थी और उन्हें प्यार से माँ कही थी। नहीं माँ, कोई आया था शायद मेरे कमरे में। सोनाली डरते हुए कहती है, नहीं बेटा, कोई नहीं था, ले तू पानी पी ले। बोलते हुए माँ पानी का गिलास सोनाली की तरफ बढ़ाती है। सोनाली पानी के गिलास को कस के पकड़ती है और एक ही सांस पर पानी पी लेती है। बेटा अब आप सो जाओ, मैं बाकी के काम खत्म करके आती हूँ। सोनाली भी माँ के साथ जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सोनाली के दर्द से कहराने की आवाज़ आती है। माँ किचन में रोटी बना रही है। जैसे ही सोनाली की आवाज़ माँ के कानों में पड़ती है, माँ दौड़कर सोनाली के पास जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। सोनाली दर्द से झटपटा रही होती है। सोनाली का 9वां महीना चल रहा था। शायद उसके डिलीवरी का समय हो चला था, जिस कारण सोनाली दर्द से झटपटा रही होती है। बेटा, लंबी लंबी सांसें ले तू, मैं अभी अरविंद को बुलाती हूँ। और अपने बेटे अरविंद को फ़ोन करती है। अरविंद के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाकर गुस्से में बोलता है, माँ, घर में तो चैन से बैठने नहीं देती हो। पर बेटा वो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और दोबारा फ़ोन मत कर देना। अरविंद की बात सुन माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर सोनाली को और भी ज़्यादा दर्द हो जाता है।
माँ के समझ में भी कुछ नहीं आता है। तभी माँ को याद आता है कि सोनाली की एक दोस्त आरती जो माँ से अक्सर छिप छिप कर मिलने आया करती थी। माँ आरती को फ़ोन लगाती है। पहली बार में तो आरती भी फ़ोन नहीं उठाती। माँ दोबारा करती है, हाँ काकी कैसी हो आप? आरती फ़ोन उठाते ही कहती है, आरती बेटा तू जल्दी से यहाँ मेरे घर आ जा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन सोनाली के बच्चे का समय हो गया है, वो दर्द से तड़फ रही है। वाह बेबी आ रहा है। काकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ, सोनाली की ये हालत देखी नहीं जा रही है। हाँ काकी आती हूँ। आरती 15 मिनट में सोनाली के यहाँ पहुँच जाती है। माँ और आरती दोनों मिलकर सोनाली को गाड़ी में बैठाते हैं। अब आरती हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। रास्ता थोड़ा लंबा था, हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। तब तक सोनाली का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही आरती फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतरती है और अंदर बात कर सोनाली को अंदर ले जाती है। अब माँ के जान में जान आती है। चलिए काकी हम सही समय पर पहुंच गए। अच्छा काकी अब आप बैठ जाओ, वैसे भी आपने बहुत भाग दौड़ कर ली, अब कुछ देर आराम ही कर लो। बेटा अब आराम तो तभी मिलेगा जब मैं अपनी पोती का प्यारा सा मुख देखूंगी। अच्छा पर काकी पोता क्यों नहीं? पोती आई तो घर में साक्षात लक्ष्मी आएगी। अच्छा काकी आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुस्कुराते हुए आरती वहीं बेंच पर माँ को बैठा देती है और पानी लेने जाती है। काकी लीजिए पानी और ये गर्मा गर्म चाय और साथ ही कचौड़ी। अरे बेटा इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत कैसे न थी, मैं सुबह से भूखी हूँ। हाय रे मेरा पेट कब से खाना मांग रहा था। अच्छा ठीक है अब खा ले, आप भी खाओ, रुको मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। बोलते हुए आरती माँ के मुंह में पहला निवाला डालती है। आरती का प्यार देख माँ की आंखें भर आती है। वो आरती को गले से लगाकर जी भर के आशीर्वाद देती है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। माँ हड़बड़ाते हुए उठती है। मुबारक हो अम्मा, पोता हुआ है। डॉक्टर साहब बधाई देते हुए कहते हैं। माँ की आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अरे वाह काकी, आप तो दादी बन गई और मैं, तू बुआ पगली। आरती के बोलने से पहले ही माँ बोल देती है, अरविंद को बताया माँ आपने? आरती दोबारा पूछे गए प्रश्न पर माँ कुछ नहीं बोलती है। क्या हुआ काकी, बताया नहीं? आरती के दोबारा पूछने पर माँ सारी बात बता देती है। क्या बात कर रही हो आप काकी? अरविंद ने ऐसा किया? मैं अभी अरविंद से बात करती हूँ। नहीं बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत ही हो गई है अब। आरती का फ़ोन ये क्यों कॉल कर रही है? ज़रूर कोई बकवास करेगी, पर क्या करूं, फ़ोन नहीं उठाया तो बार बार करेगी। बुदबुदाते हुए अरविंद फ़ोन उठाता है। हेलो कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्यों क्या हुआ? अरविंद अरे बड़े अजीब इंसान हो यार तुम। काकी उतनी। क्या माँ क्या लगा रखा है? हाँ नहीं उठाया था मैंने फ़ोन उनका। यार फालतू में मेरा दिमाग खाती रहती है, हमेशा सोनाली को उल्टा सीधा सुनाती रहती है। अरे वो प्रेग्नेंट है, फिर भी मेरे जाते ही घर का सारा काम सोनाली पर थोप देती है। आरती की बात पूरी होने से पहले ही अरविंद बोलता है, चुप रहो अरविंद, तुम्हारी बीबी हॉस्पिटल में है और माँ इसलिए तुम्हें कॉल कर रही थी ताकि इस समय तुम सोनाली के साथ रहो। लेकिन नहीं, तुमने तो एक बार भी माँ की बात सुनी ही नहीं। बहुत खूब। क्या कहा? सोनाली हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उसे? बेटा हुआ है, तुम बाप बन गए हो। भगवान से बस एक ही दुआ है कि वो तुम पर न जाए। बोलते हुए आरती फोन रख देती है। क्या बोला उसने? माँ आरती से पूछती है। क्या बोलेगा, आ रहा है और क्या। चलो बेटा फिर तो ठीक है, माँ कहती है। तब तक क्यों ना हम बच्चे से मिलाएं।
आरती से उत्सुकता से कहती है, हाँ बेटा चलो। बोलते हुए आरती और माँ अंदर जाती है। सोनाली अभी बेहोश होती है और सामने के ही पालने में बच्चा झूल रहा होता है। बच्चे को देखकर माँ का दिल खुशी से झूम उठता है। माँ बच्चे को गोद लेने की लालसा में तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे ही माँ बच्चे को गोद लेने के लिए हाथ पालने में देती है, तब तक अरविंद भी आ जाता है और झट से बच्चे को गोद में उठा लेता है। माँ एकटक से अरविंद को देखने लगती है। क्या अरविंद, माँ बच्चे को गोद ले रही थी ना, फिर तुम ऐसे अचानक से बच्चे को क्यों उठा लिए? आरती अरविंद से पूछती है। बच्चा मेरा है तो सबसे पहले गोद में भी तो मैं ही लूँगा ना, और वैसे भी माँ के हाथ गंदे हैं, मेरे बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया तो? अरविंद, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ है ये तुम्हारी। इस भगवान, ये लड़का भी ना, छी। बच्चा अरविंद की गोद में सूसू कर देता है। सही हुआ। बोलते हुए आरती बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। रुकिए अरविंद, बच्चे को आप इधर दो, आरती के हाथ में मत देना। होश आते ही सोनाली कहती है, सोनाली ऐसे क्यों बोल रही है? इतना कहते कहते आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को कोई बांझ औरत छुए। सोनाली, तुम ये क्या बोल रही हो? आरती रोते हुए बोलती है, हाँ तेरी शादी हुई 8 साल हो गए, पर तुझे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। तू मेरे बच्चे से दूर ही रह। सोनाली की बात सुनकर आरती रोने लगती है और वहां से दौड़ते भाग जाती है। सोनाली की बात सुनकर माँ भी रोने लग जाती है। आज माँ के दिल के भी 1000 टुकड़े हो गए थे। जिस बच्चे के इंतज़ार में माँ सोनाली का इतना सहती आई थी, आज उस बच्चे को माँ छू तक नहीं सकती थी। अरविंद और सोनाली बच्चे में मगन हो जाते हैं। वो बच्चे के साथ इतना मस्त हो जाते हैं कि ना तो उन्हें अपनी माँ का दर्द दिखाई देता है और ना ही आरती के आंसू। कुछ देर बाद सोनाली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अरविंद सोनाली को लेकर घर पहुंच जाता है। उधर बेटे के इतने दुख देने के बाद भी माँ को एक भी शिकायत नहीं थी। इतना बड़ा दिल कैसे? कुछ देर बाद माँ भी घर पहुंच जाती है। घर का दरवाज़ा वैसे ही खुला होता है। अरविंद और सोनाली बच्चे को खिला रहे होते हैं। माँ दूर से ही बच्चे को देखती रहती है और आशीर्वाद देती है, सदा सुखी रह बेटा, भगवान हमेशा तुझे सुखी रखे। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छू तक नहीं सकती। क्या करूं बेटे, बूढ़ी हो गई हूं ना, मेरे हाथ अब गंदे रहते हैं। मैं तुम्हें अगर गोद में उठा लूं तो तुम्हें। कहते कहते माँ रोने लगती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। आज बच्चे के घर आए पूरा 1 महीना हो जाता है, लेकिन अभी तक माँ अपने पोते को गोद तक नहीं ली थी। अरविंद अपनी माँ से बोलता है, माँ कल मेरे बच्चे का नामकरण है, सारी तैयारी आप समय से कर देना, किसी चीज़ में कोई कमी न रह जाए। अरविंद अपनी माँ पर हुक्म जमाते हुए कहता है, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। माँ मुस्कुराकर कह देती है। अरविंद इधर सुनो जरा। सोनाली अपने कमरे से आवाज़ लगाती है। सोनाली की आवाज़ लगाते ही अरविंद दौड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए अरविंद कहता है, क्या बोलूँ मैं तुम्हें? अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र है भी या नहीं? सोनाली चिल्लाते हुए पूछती है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हूँ? सब कुछ जानने के बाद भी अनजान मत बनो अरविंद। अरे बाबा, हुआ क्या है, बताओ तो सही। अरे मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, अब तो बच्चा भी हो गया। वृद्धाश्रम क्यों? क्या हुआ? मेरी माँ ने फिर से कुछ किया है क्या? अरविंद सोनाली से पूछता है। तुम्हारी माँ बार बार मेरे बच्चे को छूने का बहाना ढूंढती रहती है।
कल को अगर कुछ भी मेरे बच्चे को हो गया ना, तो याद रखना अरविंद, मैं उसी समय ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? बस एक दिन की बात है। एक दिन की बात है मतलब ये कि कल की पूजा के बाद मैं खुद माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। कल के बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं? अरे कल की पूजा की इतनी तैयारी करनी है, तुम अकेले कैसे करोगी? और कल जब लोग आएंगे तो माँ के बारे में पूछेंगे ना, इसलिए कल या परसों, ना ही कल के बाद और ना ही परसों। तो कब? अरविंद आश्चर्य से कहता है। अरे जब कल शाम तक पूजा खत्म हो जाएगी तो 2 दिन फालतू क्यों रखना? कल शाम को ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाना। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। बोलते हुए अरविंद सोनाली को गले से लगा लेता है। इधर माँ कल की पूजा की तैयारी कर रही है। माँ को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि आज उनका आखिरी दिन इस घर में है। समय अपनी चाल से चलता है और सुबह हो जाती है। देर रात तक काम करने के बावजूद भी आज भी सूरज के उदय होने से पहले ही माँ जाग जाती है और बड़े ही उत्साह से पूजा की तैयारी में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। माँ सभी की आवभगत में लग जाती है। सोनाली बैठे बैठे भाषण सुनाती रहती है। पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा चालू हो जाती है। माँ भी पूजा में बैठने की तैयारी कर रही होती है। तभी बेटे का फरमान आता है, माँ आप पूजा में बैठकर क्या करोगी? हम सब तो है ना यहाँ। आप जाओ और सारे मेहमानों का ख्याल रखो। जाओ माँ, अरविंद धीरे से अपनी माँ के कान में कहता है। अरविंद की बात सुन चुपचाप आंखों में आंसू दबाए वहाँ से चली जाती है। दूर कोने में खड़े होकर बच्चे के बारे में सोचती है, जिस बच्चे के लिए मैं इतने दिनों तक सब सहती आई, आज उस बच्चे को हाथ तक लगाने नहीं दिया गया मुझे। देख रहे हो ना आपका बेटा कितना बड़ा हो गया। अब आपके बेटे को माँ की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अब अपने पास बुला लो ना। अब हिम्मत नहीं रही मुझ में। अपने पति को याद करते मन ही मन कहती है, अब समय आता है बच्चे के नामकरण का। माँ टकटकी लगाई देखती है कि उनका बेटा एक बार तो ज़रूर उनसे पूछने आएगा, पर शायद ये उनकी गलत फहमी थी। अरविंद अपने बच्चे का नामकरण कर चुका होता है। अब अरविंद नामकरण करके पंडित जी से आशीर्वाद लेता है और फिर माँ के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। अरविंद जैसे ही अपनी माँ के पैर छूता है, माँ अपने आप को रोक नहीं पाती है और रोने लग जाती है। क्या नाटक है माँ, ऐसे क्यों रो रही हो? आपको दिखता नहीं कितने सारे मेहमान आए हुए हैं? क्या आप इन सबको ये बताना चाहती हो कि हम आपको ठीक से नहीं रखते, या फिर ये साबित करना चाहती हो कि हम आपका ख्याल नहीं रखते? अरविंद दांतों को पीसते हुए कहता है, नहीं बेटा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, सदा सुखी रह तू। बोलती हुई माँ रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ, लेकिन आप थे कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अब देखो सबके सामने हुआ ना नाटक, अब हुआ आपका दिल खुश। बोलती हुई सोनाली गुस्से में तिलमिलाती हुई बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे कर सारे मेहमान भी चले जाते हैं और शाम हो जाती है। सोनाली के कहे अनुसार अरविंद अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनके कमरे में जाता है। माँ आपको लेकर कहीं जाना है, चलिए। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही अरविंद कहता है, पर बेटा कहाँ? माँ आश्चर्य से कहती है, जिस घर को पाई पाई जोड़कर बनाया था, अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों से एक एक ईंट, वो हमेशा के लिए अलविदा कह रही थी। भले माँ अभी इस बात से अनजान थी, पर दिल तो माँ का था ना। बेटे की हर बात समझती थी। माँ बिना सवाल किए चुपचाप उस घर से निकल जाती है। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाती है और आश्रम के लिए निकल जाती है। माँ मन ही मन
भगवान से दुआ कर रही होती है कि काश ये सफ़र ख़त्म ना हो। हे मेरे मालिक, मेरे खुदा, तुझसे बस एक ही विनती है, तू इतनी कृपया करना कि आज माँ गलत साबित हो जाए। पर समय को कौन रोक सकता है। कुछ ही देर में वो वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। अब सामने लगे बोर्ड को पढ़कर माँ अंदर से टूट जाती है। अरविंद उनका बैग उठाता है और अंदर आश्रम में जाकर रख देता है। देखिए माँ, आप हमें गलत मत समझना। घर में सही से आपकी देखभाल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ। देखिए, यहाँ पर आप ही के उम्र के कितने सारे लोग हैं। यहाँ पर आपकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। बोलते हुए अरविंद माँ के पैर छूता है और आश्रम से निकलते माँ कांपते हुए हाथों से अरविंद को आशीर्वाद देती है। और उस वक्त अरविंद की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर भी अरविंद पलटकर एक बार भी नहीं देखता है, सीधे निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। सोनाली और भी ज़्यादा जिद्दी और बदतमीज होती जाती है। अरविंद अब सोनाली से काफ़ी परेशान हो जाता है। दिन ब दिन सोनाली का व्यवहार और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा था। घर का काम अरविंद को ही करना पड़ता है। अब अरविंद को माँ की याद सताने लगती है। अरविंद मन ही मन ठान लेता है कि वो वृद्धाश्रम से अपनी माँ को वापस ले आएगा और वो सोनाली को बिना बताए माँ को लेने वृद्धाश्रम निकल पड़ता है। अरविंद मन में कई सपने देखता है कि माँ आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा हजारों सपने। आश्रम पहुँचते ही अरविंद अंदर जाता है और इधर उधर माँ को ढूंढने लगता है। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? एक बुजुर्ग अम्मा कहती है। अम्मा, वो मेरी माँ। अरविंद रोते हुए कहता है। कौन अरविंद? जी अम्मा, मैं अरविंद हूँ। आप मेरी माँ को जानती हो? बेटा, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। मतलब तुम्हारी माँ का नाम सावित्री देवी था ना? जी अम्मा। क्या हुआ मेरी माँ को? अब इस दुनिया में नहीं रही बेटा। क्या? अरविंद की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाँ बेटा, जब तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़कर गए थे ना, बेचारी बहुत रोई थी, बहुत याद करती थी तुम्हें और साथ ही अपने पोते को भी। उनकी बस आखिरी इच्छा थी अपने पोते को गोद में लेने की। अम्मा, कब हुआ ये सब? जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे उसके 4 दिन बाद ही। 4 दिन बाद ही? माँ, नहीं माँ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ नहीं, माँ नहीं, वापस आ जाओ माँ। एक बार मेरे सिर पर हाथ फेर दो माँ, हाथ फेर दो माँ, वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ माँ। अरविंद वही फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे टूटते नहीं बेटा। ये लो बेटा, ये स्वेटर तुम्हारी माँ ने अपने पोते के लिए तैयार की है। स्वेटर अरविंद के हाथ में देते हुए अम्मा वहाँ से चली जाती है। अरविंद पूरी तरह से टूट जाता है। अरविंद का कलेजा फट रहा होता है। उसे अब भली भांति अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। जिसे जाना था वो तो चली गई। अब पछताने से क्या फ़ायदा। अगर अरविंद समय रहते ये सब समझ जाता तो शायद आज माँ उनके पास होती, शायद सब ठीक होता। पर अरविंद की आंखों पर तो सोनाली नाम की पट्टी बंधी थी। सोनाली की बातों में आकर अरविंद जीवन की सबसे बड़ी गलती ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित शायद कुछ भी नहीं था। भगवान भी कभी माफ़ नहीं करे ऐसे इंसान को। अरविंद और सोनाली जैसे लोगों को तो एक इंसान कहना भी पाप जैसा लगता है। शायद वो माँ अरविंद को माफ़ कर दे, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन भगवान कभी माफ़ नहीं करे ऐसे लोगों को। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।